उसके माँ बाप कौन थे, क्या करते थे, क्यों उन्हें गद्दार कहा गया, कियारा से शादी के पीछे सावित्री का क्या मकसद था, और कियारा पर कौन सा खतरा था जो सिर्फ वो सॉल्व कर सकता था। ऐसे कई सवालों के जवाब कि उसे तलाश करनी थी। वो इसी सोच में डूबा था कि तभी ड्राइवर घबरा कर बोला, सर ब्रेक नहीं लग रहे और कार की स्पीड भी कम नहीं हो रही। हे ऊपर वाले, बचा ले रे। वेद ने झटके से आंखें खोलकर देखा तो कार फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी और सामने ट्रैफिक सिग्नल था। अगर कार सीधा आगे गई तो बाकी कारों से टकरा सकती थी, फिर उनका जिंदा बचना इम्पॉसिबल था। गाड़ी के ब्रेक फेल होने से ड्राइवर तो घबरा कर रोने लगा। जिस स्पीड में उसकी गाड़ी चल रही थी वो लोग कुछ ही देर में ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों से टकराने वाले थे। अरे देवा, बचा ले रे, अभी तो मेरी शादी हुई है, देवा बचा लो। उसकी बकबक सुनकर वेद ने लताड़ते हुए कहा, अरे चुप एकदम। उसका दिमाग किसी सुपरफास्ट कंप्यूटर की तरह बचने का तरीका सोच रहा था। उसने फोन में बहुत सारे रेसिंग एंड ड्राइविंग के वीडियोस शौक में देखे थे और साथ ही उसे शहर की सारी गलियां भी अच्छी तरह से याद थी। अचानक उसने तेजी से अपना सीट बेल्ट खोला और ड्राइवर से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ कर रखना और जब मैं कहूं तो हैंड ब्रेक खींचना, समझे? लेकिन वेद सर, इतनी स्पीड में हैंड ब्रेक नहीं खींच पाऊंगा। वेद ने गुस्से में कहा, अगर बचना है तो जो कह रहा हूं वो करो। गियर को न्यूट्रल में डालो, फिर इंजन को ऑफ कर दो, लेकिन जब मैं बोलूं तब। उसके बाद तुम कार उस गली में ले जाना और मैं हैंड ब्रेक खींचूंगा, समझे? ड्राइवर ने तुरंत सर हिलाया, हाँ सर। ड्राइवर और वेद ने मिलकर प्लान एग्जीक्यूट किया। ड्राइवर ने जैसे ही स्टीयरिंग राइट में घुमाई और वेद ने हैंड ब्रेक पुल की तो कार स्किड करते हुए सड़क पर रखे रेत की ढेर से टकराई, लेकिन रेत की वजह से इंपैक्ट काफी कम हो गया। ड्राइवर हाँफते हुए बोला, सर आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सर। वेद ने राहत की सांस ली और कार के बाहर निकलकर कार को चेक करने लगा। उसने कार के नीचे देखा, वहां ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने ब्रेक केबल्स को काटा है। हो सकता है जब मैं कसीनो में था तब किसी ने किया हो। उसने फिर ड्राइवर से पूछा, तुम पूरे वक्त कार में ही थे? ड्राइवर हिचकिचाते हुए बोला, वो सर मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने चला गया था। वेद समझ गया कि उसी वक्त इस काम को अंजाम दिया गया। उसने ड्राइवर से सख्ती से कहा, ठीक है, किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना, स्पेशली कियारा को, समझे? ड्राइवर ने तुरंत सर हिलाते हुए बोला, जी सर, आपने मेरी जान बचा ली, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मेरे दिमाग का सर्किट ही ऑफ हो गया था। लेकिन आप तो गाड़ी नहीं चलाते, तो आपने ये सब कहां से सीखा? वेद ने झुंझलाते हुए कहा, इधर उधर की बातें मत करो, टाइम कम है, गाड़ी ठीक करवाने भेजो, वरना कियारा या किसी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहकर वेद ने पैसे का बैग उठाया और टैक्सी लेकर रायजादा मेंशन के लिए निकल पड़ा। अभी वो रायजादा मेंशन के बाहर पहुंचा ही था कि सामने गुरु तेजस के हाथ में छोटा सा बैग लिए देखकर वेद हैरान हो गया। वेद ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और उसे पैसे देकर जल्दी से गुरु तेजस के पास आया और बोला, आप मुझे फिर से अकेले छोड़कर जा रहे हैं? मैं सब अकेले कैसे संभालूंगा? गुरु तेजस ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वेद, अपने जीवन के 15 साल याद करो। मैंने तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दी है जिसमें कोई डरपोक आदमी जिंदा नहीं रह सकता। फिर तुम आने वाली मुश्किलों से कैसे डर रहे हो? वेद ने कहा, लेकिन आप दोनों ने मुझे बताया ही नहीं कि वो मुश्किलें क्या है। ना मैं अपने पेरेंट्स का पूरा सच जानता हूं और ना ही मिस्टीरियस मैन का। गुरु तेजस ने जवाब में कहा, यही तो तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो पास हो जाओगे। वेद कंफ्यूजन से बोला, टेस्ट? किस चीज का टेस्ट? गुरु तेजस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। सावित्री की मौत सिर्फ कियारा के लिए ही नहीं, वेद के लिए भी उसकी जिंदगी पर डेंट बनकर रह गई थी। अपने रेज के चलते वेद बस किसी तरह सब कुछ समेट लेना चाहता था। वो झुंझलाकर बोला, नहीं, इस बार मैं कोई टेस्ट नहीं दे रहा। एक तो आपने मुझसे चीजें छुपाई और अब आप ऐसे ही पहेली बुझाकर नहीं जा सकते। ऐसा क्या है जो आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है? ये सुनकर गुरु तेजस हंस पड़े और बोले, वो क्या बोलते हो तुम लोगों, वो वर्ल्ड टूर। सावित्री से वादा किया था कि उसके साथ पूरी दुनिया घूमने जाऊंगा, बस वही करने जा रहा हूं। वेद चौंक गया और तभी उसकी नजर उनके झोले में गई जिसके अंदर सावित्री की अस्थियां रखी हुई थी। वेद का माथा ठनका और वो डांटते हुए बोला, आपने दादी की अस्थियां चुरा ली? आप पागल हो गए क्या? 10 दिन बाद अस्थि विसर्जन है, सबको पता चला तो भूचाल आ जाएगा।
गुरु तेजस चालाकी से बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, वो इंतजाम मैं करके आया हूं, नकली कलश रखकर। वेद ये सुनकर स्पीचलेस था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा सख्त रहने वाले उसके गुरु ऐसा भी कुछ कर सकते थे। वेद ने गहरी सांस ली और अपने बैग में से कुछ रुपए निकालकर गुरु तेजस को देने लगा, तो गुरु तेजस ने साफ इनकार कर दिया। मुझे इनकी जरूरत नहीं, वैसे सावित्री ने तुम्हें यह देने को कहा था। गुरु तेजस ने एक लिफाफा निकालकर वेद को पकड़ा दिया और अलविदा बोलकर निकल पड़े। वेद काफी देर तक चुपचाप उनके पीछे चलता रहा, जैसे बचपन में किया करता था। तभी उसने देखा कि महेश कुमार और कर्नल राणावत सामने खड़े थे। गुरु तेजस जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, चलिए हमारे साथ, हमने आपके लिए सब इंतजाम कर दिया है। दूर खड़े वेद को समझ आया कि गुरु तेजस को पैसे की जरूरत क्यों नहीं थी। उनके एक इशारे पर बड़े बड़े लोग उन्हें पैसे देने के लिए तैयार थे। वेद यही सोच रहा था कि वो लोग गुरु तेजस को जाने नहीं देंगे। तभी गुरु तेजस कर्नल राणावत से बोले, बेहतरीन, मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था, आप बस यहीं वेट करिए, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर वो आगे बढ़ गए और उनकी बात मानकर राणावत और महेश कुमार वहीं उनका इंतजार करने लगे। गुरु तेजस की चालाकी देखकर वेद के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उनके जाने से वेद के दिल में अजीब सा खालीपन था। उसने अपने हाथ में रखे लिफाफे को देखा, इसमें क्या है और दादी ने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिया। उसने वहीं रुककर जल्दबाजी में लिफाफा खोला तो अंदर से एक गोल्डन कार्ड, फोन और एक लेटर निकला। वेद ने गोल्डन कार्ड को गौर से देखा तो उसमें बैंक का नाम लिखा था। वो शायद किसी लॉकर का कार्ड था। फिर उसने लेटर खोलकर जैसे ही पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखी बात वेद के आने वाले दिन बदल देने वाली थी। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बुदबुदाया, जाने के बाद भी एक नया टास्क छोड़ गई दादी। क्या था वो नया टास्क? क्या लिखा था लेटर में? और बैंक के लॉकर में क्या हो सकता था? जल्द ही हम सबको पता चलने वाला है। वेद ने एक गहरी सांस ली और मेंशन के अंदर आया तो हॉल से उसे फैमिली मेंबर्स के बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने अपने कदम धीमे किए और बाहर खड़े होकर सब सुनने लगा। अंदर यशवंत की वाइफ वाणी की आवाज सुनाई पड़ी, देख कियारा, हम भी नहीं चाहते कि यह घर बिके, लेकिन सासू माँ ने हमसे शेयर्स तो ले ही लिए, साथ ही सबको डिमोट भी कर दिया। अब तो हमारे पास वाइन शॉप्स भी नहीं है। तुम ही सोचो हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तब ममता प्यार से बोली, कियारा बेटा, घर बेचकर सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा, फिर तू भी अपनी जिंदगी जी सकेगी और हम भी अपनी जी सकेंगे। सबरवाल इस मेंशन की मार्केट से बड़ी कीमत दे रहे हैं। कियारा तीनों चाचियों को गौर से देख रही थी। उसे समझाने के लिए यशवंत, मनोहर और अविनाश ने अपनी बीवियों को भेजा था। कियारा ने सख्ती से जवाब दिया, चाची जी, अभी दादी की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई और आप सब ये घर बेचना चाहती हैं। ये घर दादा दादी ने बनाया था और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं। ममता समझाते हुए बोली, कियारा, डोंट बी अ इमोशनल फूल। इतने बड़े घर का क्या करोगी? क्या यहां उस डिलीवरी वाले के साथ रहना है? वेद जो बाहर ये सब सुन रहा था, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो चाहता था कि अंदर जाकर इन तीनों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो कियारा का जवाब सुनना चाहता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।